आसमान में सूरज जलता हुआ लग रहा था, मानो आग बरसा रहा हो। जमीन इतनी गर्म थी कि पैर रखते ही ऐसा लगता जैसे अंगारों पर चल रहे हो। हवा का नामो निशान नहीं था, जो मेहनतकश लोगों के घरों से निकले पसीने की गंध से भरा हुआ था। गांव के दक्षिणी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। उसकी मिट्टी की दीवारें धूप में तप रही थीं। उसी छाया में एक आदमी अपने बेटे के सिर पर हाथ फेर रहा था। वह था किशन लाल, गांव का सबसे मेहनती, ईमानदार, लेकिन सबसे गरीब आदमी। ये सूरज हर दिन मेरी ईमानदारी की परीक्षा लेता है, पर क्या करूं? माँ बाप ने जो सीख दी वही तो अपनानी है। जो कमाओ, मेहनत से कमाओ, सच्चाई से कमाओ। तभी उसकी पत्नी राधा पानी का लौटा लेकर आई। थोड़ा पानी पी लो, चेहरा तप रहा है। इतनी तेज धूप में भी काम कर रहे हो। खेत में बीज तो बो दिए हैं राधा, पर अगर पानी नहीं मिला तो सब सूख जाएगा। नहरें सूख चुकी हैं, कुएं बेकार हो गए हैं। अब पानी कहां से लाऊं समझ नहीं आ रहा। जुलाई तक तो सारे स्रोत सूख जाएंगे, राधा ने चिंतित होकर कहा। तो फिर नया कुआं क्यों नहीं खोदते? अभी तो गर्मी शुरू ही हुई है, बारिश तो अभी दूर है। तुम ठीक कह रही हो, कल से ही खुदाई शुरू कर दूंगा। इसी बीच गांव के चौपाल पर दो भाई बात कर रहे थे। छोटा भाई दीपक हंसते हुए बोला, मैंने शहर में सबसे बड़ा ठेका ले लिया है, और वो भी नकली सामान बेचकर। कोई पकड़ नहीं सकता। पैसा कमाने का असली तरीका यही है, चालाकी। मैं अपने बच्चों को यही सिखाना चाहता हूँ कि मेहनत की कमाई में जो सुख है वह धोखे के पैसों में कभी नहीं मिलेगा। भैया, अब तो समझ जाओ, ये जमाना सीधे साधे लोगों का नहीं रहा। मेरे पास सब कुछ है और तुम्हारे पास फटे कपड़े, खाली हाथ और धूप में जलता खेत। तेरे पास सब कुछ है दीपक, पर एक चीज नहीं है, शांति। तू अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है कि झूठ बोलो, धोखा दो और पैसा कमाओ? मेरे बच्चे शायद गरीब रहें, लेकिन उनका सिर हमेशा ऊंचा रहेगा। बाहर अभी भी भीषण गर्मी थी। सूरज आग उगल रहा था। वह बिना रुके खेत की ओर चल पड़ा, जहां उसकी मेहनत और सच्चाई का फल एक न एक दिन जरूर खिलेगा। दोपहर का समय था। पास के रास्ते से एक चरवाहा अपनी भेड़ें लेकर गुजरा। किशन लाल को अकेले कुएं की खुदाई करते देखकर वह चौंक गया। किशन लाल भैया, ये क्या कर रहे हो? सूरज सिर पर है और आप अकेले इतनी मेहनत कर रहे हो। कम से कम थोड़ा आराम तो कर लो। समय नहीं है भैया, हर पल कीमती है। अगर ये कुआं अगले महीने तक तैयार न हुआ तो खेत मर जाएगा, और मेरे साथ साथ उन बीजों की उम्मीद भी जो मैंने अपने बच्चों के भविष्य की तरह बोए हैं। किशन लाल की आंखों में थकान थी, लेकिन हार नहीं। उसके पसीने की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं, जैसे वह अपनी मेहनत से धरती को सींच रहा हो। चरवाहा कुछ पल खड़ा रहा, फिर सिर हिलाकर चुपचाप चला गया। धूप अब और भी तेज हो चली थी। किशन लाल का शरीर लड़खड़ाने लगा। कुछ घंटे बाद वह खेत में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। उसका शरीर तप रहा था, होंठ सूख चुके थे। पास ही उसका फावड़ा पड़ा था, जो अब खामोश था। उधर राधा खेत की ओर दौड़ी हुई आ रही थी, हाथ में पानी का लोटा लिए। किशन लाल की सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी। वह एक बार आंखें खोलता है और बमुश्किल कहता है, उठो ना, तुमने तो कहा था बेटे को स्कूल भेजना है, वादा किया था तुमने। राधा, कुआं पूरा करना, बेटा भूखा न रहे। और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। राधा की चीख आसमान को चीर देती है। किशन लाल की चिता की राख अब भी ठंडी भी नहीं हुई थी, और राधा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह घर के एक कोने में बैठी थी, जहां अब सन्नाटा पसरा हुआ था। वो आवाजें, वो हलचल जो किशन लाल की मौजूदगी का एहसास कराती थी, अब कभी नहीं लौटेंगी। उसके बेटे की मासूम बातें अब उसके दिल को चीरती थीं। उसकी आंखों में आंसू थे, पर मन में एक जुनून था। मैं हार नहीं मानूंगी किशन लाल जी, तेरी मौत बेकार नहीं जाएगी। जिस कुएं के लिए तूने जान दे दी, उसे मैं पूरा करके रहूंगी। अगली सुबह राधा ने फावड़ा उठाया, उस अधूरे कुएं की ओर बढ़ चली। धूप, थकावट, दर्द
कुछ भी उसकी राह नहीं रोक सका। दिन बीतते गए, राधा की हथेलियां छिल गईं, कमर झुक गई, लेकिन उसका संकल्प अडिग रहा। गांव वाले चुपचाप देख रहे थे और फिर कई दिनों की मेहनत के बाद जब पहली बार कुएं से पानी की धार निकली तो राधा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। गांव वाले अवाक रह गए। जिस काम को एक आदमी अधूरा छोड़ गया था, उसे एक स्त्री ने अपनी हिम्मत और प्रेम से पूरा कर दिखाया। ये सिर्फ एक कुआं नहीं था, ये किशन लाल के सपनों, उसकी सच्चाई और राधा की अडिग ताकत का प्रतीक बन गया। अब लोग किशन लाल के उस कुएं के पानी के लिए तरसने लगे थे। दीपक के मन में एक लालच जागा। अरे मूर्ख नीता, तुम्हें कुछ पता नहीं। राधा भाभी ने जिस खेत में कुआं खोदा है वहां पानी निकल आया है। अब देखना मैं कैसे पैसे कमाता हूं उस पानी से। दूसरे ही दिन दीपक राधा के घर पहुंचा। राधा उस समय चौपाल में बैठी कुछ सब्जियां काट रही थी। भाभी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मुझे यह बात कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, पर वो जो कुएं वाला खेत है वो बाबूजी ने मेरे नाम कर रखा था। शायद भाई साहब ने आपको बताया नहीं होगा। अगर वो खेत आपका था तो बंटवारे के वक़्त आपने उसे क्यों नहीं लिया? और भाई साहब ने तो कभी इसका जिक्र तक नहीं किया। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि वो ज़मीन आपकी है। भाभी, भाई की हालत देखकर मैंने ही उस वक्त वो ज़मीन उन्हें दे दी थी, पर अब मुझे वो ज़मीन लेनी ही पड़ेगी। अगर आपको भरोसा नहीं है तो ये देखिए, मैं ज़मीन के कागज़ साथ लाया हूँ। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन ये कागज़ मैं आज अपने पास रख रही हूँ। कल सुबह ही मुखिया जी के पास जाकर दिखाऊंगी, फैसला वही करेंगे। ठीक है राधा भाभी, जैसी आपकी मर्जी। इतना कहकर वह चुपचाप वहां से चला गया। राधा की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि आत्मविश्वास और दृढ़ता की चमक थी। अगली सुबह होते ही राधा हाथ में कागज लेकर सीधे मुखिया जी के पास पहुंचती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मुखिया जी पहले ही दीपक से पैसे खा चुके हैं। मुखिया जी, ज़रा इस कागज़ को देखिए और बताइए कि इसमें क्या लिखा है। राधा, इस कागज में साफ लिखा है कि वो खेत जिसमें तुमने कुआं खोदा दीपक का है। राधा का चेहरा फीका पड़ गया और आंसुओं को आंखों में रोके हुए वापस घर लौट जाती है और अपने खून पसीने से बने उस कुएं को दीपक के हवाले कर देती है। उधर दीपक कागज लेकर खुशी खुशी घर आता है और नीता से कहता है, देखो नीता, अब देखना मैं इस पानी से कैसे व्यापार करता हूँ। गांव के लोग एक एक बूंद को तरस रहे हैं और मेरे पास अब खुद का कुआं है, पानी है और पैसा भी आएगा। तू क्या समझेगी? ये जो तेरा लाली लगा चेहरा और रेशमी साड़ी है ना, सब मेरे दिमाग की कमाई है और इसे दिमाग नहीं, लोग होशियारी कहते हैं। इसके बाद दीपक अपने नौकरों को आदेश देता है, जाओ गांव में ढिंडोरा पिटवा दो। अब गांव वालों की पानी की समस्या खत्म। दीपक भैया के कुएं से सबको मिलेगा पानी, लेकिन पैसे देकर। गांव में कुछ ही देर में शोर मच जाता है। कौन बेच रहा है पानी? दीपक। पर वो कुआं तो राधा भाभी ने खोदा था। हाँ भाई, वही तो। जिस समय उसका पति मर गया था, उसने अकेले उस कुएं को खोदकर पानी निकाला था। महीनों तक मिट्टी ढोई, पत्थर हटाए, धूप में बेहोश तक हो गई। और अब ये कुआं किसी और का हो गया। जब ये बात राधा के कानों तक पहुंची तो उसका दिल बैठ गया। जिस कुएं को उसने अपने खून पसीने से सींचा था, अब वही कुआं किसी और की कमाई का जरिया बन गया था। गांव की गलियों में आवाज गूंज रही थी। गांव वालों के पास और कोई चारा नहीं था। खेत सूख रहे थे, मवेशी प्यास से तड़प रहे थे और लोगों की मजबूरी दीपक की जेब भर रही थी। इसी बीच एक दिन गांव में एक थके हुए बूढ़े साधु बाबा आए। गले में तुलसी की माला, कमर में फटा झोला, पैरों में घिसी हुई चप्पलें, माथे पर भस्म और आंखों में तेज था, पर चेहरा थकावट और पसीने से भीगा हुआ। बाबा सीधे दीपक के कुएं के पास पहुंचे और बोले, बेटा, बड़ी प्यास लगी है, एक लोटा पानी दे दो, भगवान तेरा भला करेगा। भगवान तभी भला करेगा जब तेरे पास पैसे होंगे।
यहाँ पानी मुफ्त नहीं मिलता। 10 रुपए दो, पानी लो। बेटा, मेरे पास कुछ नहीं है, बस एक लोटा पानी चाहिए। तो जा बाबा, यहाँ दया धर्म नहीं चलता, समझे? बाबा का चेहरा उदास हो गया। वो चुपचाप वहां से चल दिए। बाबा और आगे बढ़े, तीसरे घर गए। बहन, एक लोटा पानी दे दो, बड़ी प्यास लगी है। माफ करना बाबा, अब तो हम भी पैसे देकर पानी पीते हैं, तुम्हें कैसे दें? वहां भी वही जवाब मिला। अब बाबा के पांव थक गए थे, आंखों में उम्मीद बुझने लगी थी, पर वे फिर भी चलते रहे। आखिरकार वे गांव के सबसे गरीब घर पहुंचे, राधा का घर। राधा के पास कुछ भी नहीं था, न पैसा न संपत्ति, पर दिल सोने जैसा था। बाबा ने दरवाजे पर दस्तक दी। बेटी, बस एक लोटा पानी दे दो, बड़ी प्यास लगी है। राधा बाहर आई, बाबा को देखा, पसीने से लथपथ, आंखों में थकान और होंठ सूखे हुए। बाबा ने उसके सिर पर हाथ फेरा, आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे ओझल हो गए।